केल्सन पे हमने शुरुआत से बात की थी आपसे कि जो प्रमाणवादी विचारक हैं उनकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। वो ये मान के चलते हैं कि विधि जो है और विधि जो होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों बातों में भेद है। लेकिन हमें अध्ययन इस बात का करना है कि विधि जो है, विधि जो होनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने बेंथम और ऑस्टिन को देखा, तो बेंथम और ऑस्टिन दोनों के दोनों क्या कह रहे हैं, विधि जो है हम इसका अध्ययन करेंगे। और दूसरी चीज एक और है प्रमाणवादियों की। प्रमाणवादी उसे कहेंगे जो कि ये मानकर चले कि विधियां मानव निर्मित है। इससे पहले हम लोगों ने नेचुरलिस्ट देखे थे। प्रकृतिवादियों और प्रमाणवादियों में फर्क यही है कि प्रकृतिवादी मानते हैं कि विधियां मानव निर्मित नहीं है। वे कभी तो मानेंगे कि विधियां ईश्वरीय इच्छा का परिणाम है, और वे कभी मानेंगे कि विधियां ईश्वरीय तत्व विवेक इसकी सहायता से निर्मित हुई। वे विधि को मानव निर्मित मान ही नहीं रहे हैं। वो मान ये रहे हैं कि जो मानव निर्मित विधि है, इस मानव निर्मित विधि में भी अगर न्याय का तत्व जिसे ईश्वरीय तत्व कहा जाए ये शामिल नहीं है तो वो विधि के गुण से हीन है। इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि मानव निर्मित जो विधि है उस विधि में कुछ और चाहिए ताकि वो विधि मान्य हो जाए। प्रमाणवादियों की मान्यता ऐसी नहीं है। प्रमाणवादियों का दर्शन उपयोगितावादी है, विशेषकर बेंथम और ऑस्टिन का। हां, केल्सन का फर्क यहीं पर आएगा कि केल्सन का कोई दर्शन उपयोगितावादी नहीं है, इसीलिए वो बेंथम और ऑस्टिन से अलग हो जाएंगे प्रमाणवादी होने के बावजूद। किसी भी लेखक को किसी भी स्कूल में जो शामिल करते हैं वो उसके विचार का जो तरीका है उस तरीके के कारण, ठीक है, किसी भी विचार को किसी भी स्कूल में शामिल किया जाता है। हेंस केल्सन इसलिए प्रमाणवादी नहीं कहलाते कि उन्हें किसी ने प्रमाणवादी कह दिया। यह प्रमाणवादी के तौर पर विधिशास्त्र की पुस्तकों में उनका वर्णन आ गया है, बल्कि हेंस केल्सन का जो सोचने का तरीका है वो प्रमाणवादियों से मिलता है, इसलिए प्रमाणवादी उनको कहा जाता है। जैसे बेंथम और ऑस्टिन है, बेसिक मान्यता उनकी क्या है कि विधियां मानव निर्मित है। तो बेसिक मान्यता केल्सन की भी यही है कि विधियां मानव निर्मित है, और मानव निर्मित है इसका मतलब संपूर्ण रूप से मानव निर्मित है। उसमें कोई आदर्श का तत्व हो या न हो इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे बेंथम और ऑस्टिन मानेंगे कि विधि जो है और विधि जो होनी चाहिए इसके बीच भेद है, और एक लायर के तौर पर हमारे लिए उपयोगी है कि विधि जो है इसका अध्ययन ये किया जाए। विधि जो होनी चाहिए उससे कोई ताल्लुक नहीं। और इसीलिए आप लोगों ने देखा था कि बेंथम और ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को स्वयं दो भागों में बांटा था। एक भाग को वो सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कह रहे थे, यानी आलोचनात्मक विधिशास्त्र ये कह रहे थे, और दूसरे प्रकार के विधिशास्त्र को वे, ठीक है, आपका कौन सा विश्लेषणात्मक, ठीक है, या व्याख्यात्मक यानी एक्सपोजिटोरल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कह रहे थे। तो दो प्रकार के विधिशास्त्र ये उन्होंने निर्मित किए थे,
और वे कह रहे थे कि आलोचनात्मक विधि शास्त्र, इसका अध्ययन किसी भी विधि शास्त्री के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये विधायन का विज्ञान है और इससे कोई ताल्लुक कम से कम लाइयर की परिभाषा में आने वाले लोगों का नहीं होता। विधि क्या होनी चाहिए ये हमने जान भी लिया, तो व्यवहारिक तौर पर हमें क्या लाभ होगा? व्यवहारिक तौर पर तो हमें लाभ तभी होगा जब विधि क्या है ये हम जाने। बेंथम और ऑस्टिन कोई आदर्शवाद के विरोधी नहीं है जो इस रूप में मान्यता शुरू हो जाती है। वे भी विद्वान हैं, वे भी चिंतक, वे भी विचारक, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि आम समाज में भिन्न भिन्न मतों के लोग होते हैं और वे सारे के सारे अपनी अपनी मनोदशा के मुताबिक विभिन्न विषयों पर चिंतन करते हैं। तो ठीक उसी तरह जो विधिशास्त्री हैं ये भी भिन्न भिन्न मतों के हैं और अपनी अपनी मानसिक दशा के मुताबिक कानून क्या है इस पर अपना विचार ये अभिव्यक्त कर रहा है और अपने ढंग से अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली कानून क्या है। और हमने शुरुआती दौर में आपसे बात की थी कि प्रत्येक विचारक का जो चिंतन है, प्रत्येक विचारक का जो विचार है, उसने विधि को समृद्ध बनाया है। विधि की समृद्धि में सभी का रोल है, किसी को भी हटा देंगे तो विधि नहीं बचेगी। और आप जो वर्तमान विधिक व्यवस्था है इसको किसी भी विचारक के दृष्टिकोण से आकलित करें, आपको वो विधि दिखाई देगी। और अगर किसी भी विचारक के दृष्टिकोण से देखने पर आपको विधि विधि नहीं दिखाई दे रही है तो ये आपकी दृष्टि का दोष है, ये आपके अध्ययन का दोष है, ये आपकी समझ का दोष है। और आपको मानना चाहिए कि आपका अध्ययन अधूरा है, अन्यथा आप किसी भी विचारक के दृष्टिकोण से कानून को देखें, आपको कानून वैसा नजर आएगा, क्योंकि प्रत्येक विचारक ने कानून को देखा है, अपने दृष्टिकोण से देखा है। नेचुरलिस्ट देख रहे हैं, वो ये पा रहे हैं कि विधि में अगर आदर्श का तत्व नहीं है तो ये गुंडों का समादेश हो सकता है। आखिर एक गुंडे की बात में और एक राज्य की बात में फर्क कहां है? राज्य की बात वो भी माननी ही है और गुंडे की बात वो भी माननी है। तो फिर राज्य की बात गुंडे की बात क्यों न मानी जाए अगर वो गुंडे की बात के जैसी है? फिर वो राज्य की बात है ये माना ही क्यों जाए? और ये बात अपने में ठीक लगती है। अगर विधायी प्रक्रिया से उस प्रकार की विधि बनकर आए जिस प्रकार की बातें गुंडों की होती हैं, गुंडों की बात और कानून, इसमें फर्क कहां है? गुंडे अपने मतलब की, अपने भले की बात सोचते हैं, उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं। जो कुछ वो कह रहे हैं उसका समाज पर क्या प्रभाव होगा इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, यही एक गुंडे की बात है और यही राज्य की बात अलग हो जाती है। तो राज्य, जिन लोगों को राज्य की संस्था में अगर कानून बनाने का हक मिला है, वे अपने हित में विधायन करना प्रारंभ करें, उसमें से आदर्शात्मक तत्वों को हटा दें, तो फिर उनकी बात और गुंडों की बात में क्या फर्क बचेगा? इसलिए नेचुरलिस्ट अपनी जगह ठीक लगते हैं, लेकिन नेचुरलिस्ट ये बताने में असफल है
कि राज्य की विधि बनती कैसे है, किसी भी विधि को राज्य की विधि माना कब जाए। वो कहते हैं कि सकारात्मक विधि इसे प्राकृतिक विधि के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं प्राकृतिक विधि ही असली विधि है। वो कहते हैं जो विधि जिसे कहा जाए, कानून जिसे कहा जाए, वो तो प्राकृतिक विधि है। राज्य की विधि को प्राकृतिक विधि के अनुरूप होना चाहिए, और अगर राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के अनुरूप तो वो ठीक है, और अगर वो प्राकृतिक विधि इसके अनुरूप नहीं है तो वो गुंडों की बात है, वो ठीक नहीं है। तो सवाल ये है कि ये राज्य की विधि कैसे बनेगी, जिसके बारे में आप विचार कर रहे हो कि ये प्राकृतिक विधि यानी असल विधि के अनुरूप होनी चाहिए। चलिए आपकी मान लेते हैं कि असल विधि प्राकृतिक विधि है, ठीक है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि समाज का संचालन ये प्राकृतिक विधि नहीं कर रहे हैं, और ये आप भी मान रहे हो, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि समाज का संचालन राज्य की विधि, जिसे तुम सकारात्मक विधि, निश्चयात्मक विधि, ठीक है, पॉजिटिव लॉ, अधिनियमित विधि, इन विभिन्न नामों से पुकार रहे हो, और जिसके बारे में आपकी अपेक्षा है कि वो प्राकृतिक विधि के अनुरूप हो। तो सवाल यह है कि ये राज्य की विधि जिसको मान्यता आप भी दे रहे हैं, ये आखिर आएगी कैसे, इसके संबंध में तो विचार करना ही होगा। और इस संबंध में प्राकृतिक विधि और उसके विचारक कुछ भी बताने को तैयार नहीं। तो अगर आप सिर्फ नेचुरल स्कूल पढ़ेंगे तो विधि में आदर्शात्मक तत्व तो होना चाहिए, इतनी जानकारी तो आपको आएगी। और आदर्शात्मक तत्वों को समेटने वाली जो विधि है, इसे प्राकृतिक विधि कहा जाता है, यह जानकारी भी आपको आएगी। लेकिन वो विधि जो आपके कार्य व्यवहार को रेगुलराइज कर रही है, यह वो विधि जो आपके कार्य और व्यवहार को तथ्य के तौर पर रेगुलराइज करती दिख रही है, ठीक है, उसका कोई अध्ययन या उसकी कोई तस्वीर आपके दिमाग में उभरेगी ही नहीं, और फिर आपका चिंतन खंडात्मक होता जाएगा। एक समग्र चिंतन, एक संपूर्ण चिंतन, यह कानून के बारे में है, यह होगा ही नहीं। और एक अध्येता के रूप में, एक पाठक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में यह असफलता होगी कि एक विषय का खंडात्मक चिंतन ये आए। अब केवल अगर आप ये जान लें कि जो विधि आपके कार्य व्यवहार को नियंत्रित करती है, वो विधि कहां से आती है, उसका स्रोत क्या है, तो भी बात नहीं बनती। क्योंकि जिस स्रोत को आप एनालिटिकलों के माध्यम से जानेंगे, अकेला वही स्रोत नहीं है उस विधि के आने का जो विधि आपके कार्य और व्यवहार को नियंत्रित करेगी। अकेला वही सोर्स नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर सोर्स, ठीक है। जैसे आप देखेंगे
जब विवाह से संबंधित विधियां, तो विवाह कोई आज होने शुरू हुए ऐसा तो है नहीं, वो तो हजारों वर्षों से होते चले आए और उसी रूप में होते चले आए जिस रूप में आज हो रहे हैं। थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन ये हुआ होगा, ठीक है, लेकिन वो इतना तात्विक रूप परिवर्तन नहीं है जो उल्लेखनीय कहा जाए। आज भी थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन हो गया होगा फिल्मों को देखकर, लेकिन जो रूप परिवर्तन हुआ है उसके बिना भी विवाह संपन्न होगा। लेकिन आज भी विवाह में कुछ ऐसा है जो सब कुछ हो जाए बस वो ना हो तो विवाह नहीं माना जाता, ठीक है, सप्तपदी ना हो, ठीक है। अगर पक्षकार जिन रूढ़ियों को मानने वाले हैं उन रूढ़ियों के मुताबिक उनके विवाह में सप्तपदी अनिवार्य है और बस वही ना हो बाकी सब कुछ हो तो विवाह हुआ ये नहीं मानेंगे। लेकिन सप्तपदी हो जाए और बाकी सब कुछ ना हो तो भी विवाह मानेंगे। इसका मतलब इसेंशियल क्या है? इसेंशियल सप्तपदी है, लेकिन भारत विविधताओं से भरा देश है। तो जब विविधताओं से भरा देश है तो रूढ़ियां और परंपराएं ये भिन्न भिन्न स्थानों के भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि सप्तपदी यही विवाह का एकमात्र तरीका होगा, ये भी नहीं कहेंगे हम। और सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट, ये आप देखते हैं महाविवाह के 2 तरीके बताए उन्होंने और ये कहा कि इनमें से कम एक से विवाह होना चाहिए। तो हिंदू मैरिज एक्ट ने विवाह होने के तरीके को मान्यता दी है, निर्मित नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मैरिज एक्ट जब 1955 में पारित हुआ तब से विवाह उस रूप में होना प्रारंभ हुए हों, ये नहीं हुआ, बल्कि विवाह उस ढंग से होते चले आ रहे थे। हिंदू मैरिज एक्ट ने विवाहों के उस ढंग से होने को प्राधिकारिक घोषणा ये दे दी, एक अथॉरिटेटिव डिक्लेरेशन आया है और वो अथॉरिटेटिव डिक्लेरेशन ये डिक्लेयर करता है कि हिंदू विवाह को करने का जो तरीका होगा वो ये होगा। इसका मतलब सोर्स ऑफ द लॉ सिर्फ वो नहीं है जो एनालिटिकल बता रहे हैं, ठीक है, इससे एक मतलब निकल आ रहा है, इससे सीधा मतलब निकल रहा है। नेचुरलिस्ट वो तो सोर्स बता ही नहीं रहे उस विधि का जो व्यवहारिक तौर पर आपके कार्य और व्यवहार को नियंत्रित करती है। वो तो असल लॉ नेचुरल लॉ को बता रहे हैं और उस असल लॉ उसका सोर्स वो दैवीय इच्छा, ठीक है, दैवीय तत्व, विवेक, न्याय, समानता, ठीक है, अन्याय की भावना को दूर करना आदि आदि ये मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि बस वही कानून है और वो कानून जो वो बता रहे हैं वो इतना अनिश्चित है कि उसके मुताबिक जो दैनंदिन कार्य व्यवहार है, जो डेली लाइफ का रूटीन है, जो डेली रूटीन लाइफ है वो चल नहीं सकती। जैसे थॉमस एक्विनास क्या करे कि प्राकृतिक विधि है, इसके अनुरूप राज्य की विधि होनी चाहिए। राज्य की विधि क्या है, कैसे बनती है, इस संबंध में उनका कोई चिंतन नहीं। प्राकृतिक विधि क्या है, तो वो
शाश्वत विधि, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन जो मानव मस्तिष्क में दिखाई देगा, ठीक है ना, उसको प्राकृतिक विधि मान रहा है, ठीक है ना। वो कहते हैं शाश्वत विधि ये ईश्वरीय योजना है, ठीक है, और ये पूरी की पूरी किसको ज्ञात है? ईश्वर को। इसकी अंशतः जानकारी मनुष्य को धर्मशास्त्रों के माध्यम से होती है, और आंशिक रूप से इसकी जानकारी मनुष्य को प्राकृतिक विधि के तौर पर होती है। और वो कहते हैं कि मनुष्य अब जो सोचता है किसी भी विषय पर कि क्या करना चाहिए, तो इस क्या करना चाहिए कि उत्तर में जो कुछ उसके दिमाग में रिफ्लेक्ट होता है, बस वो प्राकृतिक विधि है। उस प्राकृतिक विधि के अनुरूप राज्य की विधि होनी चाहिए, ठीक। फिर वो अगली बात कहते हैं कि जब आप ये सोचते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, तो जो आपकी स्वाभाविक वृत्तियां हैं कि आपने किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जन्म लिया, ठीक है, आप में समाजीकरण की प्रवृत्ति है, आप लोगों से मिलजुल कर रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके ध्यान में आता है कि इससे संगत काम होने चाहिए, ये आपके ध्यान में आता है, तो वो इसे सूत्र रूप में कहते हैं कि आपके दिमाग में ये आता है कि जो भला है वो किया जाना चाहिए और जो बुरा है वो छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इस ढंग से तो प्रत्येक व्यक्ति निर्णायक हो जाएगा। तुम्हारी भले की परिभाषा कुछ है, हमारे भले की परिभाषा कुछ है, आपके भले की परिभाषा कुछ है। एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एक भले की सैद्धांतिक परिभाषा, एक भले की वस्तुनिष्ठ परिभाषा, ये कैसे तय होगी? ठीक है, आप कहते हैं कि भला कुछ है, हम कहते हैं भला कुछ है, आप कहते हैं भला कुछ है, और ये रोज समाज में हम देखते हैं। चोर से भी पूछिए चोरी क्यों की, वो एक जस्टिफाइड रीजन दे देगा। आप किसी अपराधी से पूछो क्यों किया, वो ऐसा जस्टिफाइड रीजन देगा जिसमें आपको मानना पड़ेगा कि नहीं भाई, ऐसी परिस्थिति में इसने ऐसा कर दिया तो कुछ गलत नहीं किया। तो सवाल यह है कि ऑब्जेक्टिव तौर पर कैसे तय होगा क्या भला? अच्छा, ऑब्जेक्टिव तौर पर जो तय करेगा, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव तौर पर तो तय करना पड़ेगा कि क्या भला, ठीक है। और क्योंकि डेली रूटीन लाइफ को अगर हमें चलाना है तो ये सोचने का हक ये हम सबको नहीं दे सकते कि जो भला है वो किया जाना चाहिए। यानी प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ, इसके मुताबिक डेली रूटीन लाइफ नहीं चल सकती। कैसे चलेगी? हर आदमी भला करेगा अपने दृष्टिकोण से, और भला करेगा तो हो सकता उसका भला हो, दूसरों का बुरा हो। तो समाज कैसे चलेगा? इसके मतलब जो भला है वो किया जाना चाहिए, जो बुरा है उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखकर कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है, व्यवहार का तरीका इसको निर्धारित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। हां, ये ठीक है कि जो लोग व्यवहार का तरीका निर्धारित करें उन्हें यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि वे आचरण के, व्यवहार के तरीके के रूप में उसको निर्धारित करें कि जो भले को करने के लिए उत्प्रेरित करे और बुरे को छोड़ने के लिए उत्प्रेरित करे। ऐसा कोई तरीका निर्मित करने की जिम्मेदारी हमें किसी न किसी को देनी पड़ेगी।
और बस प्राकृतिक विधि विचारक यहीं पर चूक गए। और कोई भी आदमी चूकेगा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन ये चलता है, क्योंकि सब भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचते हैं, और जो भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचेंगे तब समग्र चिंतन ये आएगा। कुछ आप सोचोगे, कुछ हम सोचेंगे, सबके सोचने के तरीके अलग हैं। भगवान ने सबको भिन्न भिन्न क्षमताएं दी हैं। तो थॉमस एक्विनास ये बता सकते हैं कि जो भला है वो किया जाना चाहिए और जो बुरा है वो छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसी को सोचने में थॉमस एक्विनास की जिंदगी निकल गई। इसलिए थॉमस एक्विनास उन लोगों के बारे में चिंतन नहीं कर पाए जो व्यवहार के उस तरीके को निर्धारित करेंगे। ठीक है, जो भला करने का निर्देश देगा और बुरा करने से, ठीक है, दूर रखेगा, उस तरीके को नहीं सोच पाए। उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो आचरण का तरीका निर्धारित करे उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब एक और सवाल पैदा होता है, उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जो भला है उसे करने के लिए प्रेरित करने वाला आचरण का तरीका यह हमें निर्धारित करना चाहिए, और जो बुरा है उसे छोड़ देने का तरीका यह निर्धारित करने का प्रयत्न यह हमें करना चाहिए। ये उसने ध्यान ही नहीं रखा, और आप उसे आचरण का तरीका निर्धारित करने का हक, अधिकार ये दे चुके। तो वो जो कुछ निर्धारित कर देगा वो भले ही भले को करने की प्रेरणा न दे, बुरे को, ठीक है, छोड़ने के लिए प्रेरित न करे, लेकिन फिर भी वो जो कुछ निर्धारित करेगा वो आचरण का तरीका तो होगा ही। इससे कैसे इनकार किया जा सकता है भाई? इस वास्तविकता से हम मुंह कैसे मोड़ लें? और फिर एज ए लायर हमें किसकी जरूरत है यह जानने की कि जो भला है उसे करने का निर्देश ये आचरण का तरीका दे रहा है, और जो बुरा है उसे छोड़ने के लिए प्रेरणा ये आचरण का तरीका हमें दे रहा है या नहीं, या ये जानना कि आचरण का तरीका क्या है, क्या उपयोगी है, क्या करना चाहिए। ठीक है ना? हम लोग आपसी बातचीत में भी कहते हैं कि उपयोगी जो है वो बात करो, मतलब की बात करो, मतलब की बात करो। ठीक है, तो मतलब की तो बात यही है कि आचरण का तरीका जो निर्धारित कर रहा है, ठीक है ना, उसकी पहचान होनी चाहिए कि आखिर कौन उस कंडक्ट के तरीके को निर्धारित कर रहा है। उस कंडक्ट के तरीके को निर्धारित करने वाले व्यक्ति का निर्माण या उस संस्था का निर्माण कैसे हो रहा है, आचरण के तरीके को निर्धारित करने के लिए वो क्या कर रहा है, ये तो तय होना चाहिए। क्योंकि वो जो कुछ करेगा वो सब कुछ आचरण का तरीका निर्धारित कर देगा, ये भी नहीं है। ठीक है ना भाई? जो भी आचरण का तरीका निर्धारित करने वाला निकाय होगा, वो चाहे व्यक्ति हो और चाहे असेंबली या पर्सन्स यानी व्यक्ति निकाय हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जिस तरीके को आचरण का तरीका है ये कहकर निर्धारित करेगा, उसी को तो हम मानेंगे कि आचरण का तरीका है। यूं तो वो बहुत सारी बातें कहेगा, सब आचरण के तरीके थोड़ी होंगे। तो ये अपने में विषय है, ठीक
ठीक है ना, जो अध्ययन की, जो ध्यान देने की मांग करते हैं, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, ये व्यवहारिक विचार का बिंदु है जिस पर विचार होना चाहिए और जिस पर विचार नेचुरलिस्टों ने नहीं किया। तो नो डाउट नेचुरलिस्टों ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कानून की फेस सेविंग की है, फेस सेविंग, ठीक है ना। अगर नेचुरलिस्ट नहीं होंगे तो कानून नहीं दिखेगा, ठीक है, वो किसी गब्बर का, ठीक है, गुंडई भरा आदेश ये दिखेगा। तो कानून की फेस सेविंग नो डाउट नेचुरलिस्टों ने की है, लेकिन नेचुरलिस्ट उस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच नहीं पाए जिससे सोचना जरूरी है। वो ये नहीं बता पाए कि आचरण का वो तरीका जो व्यवहारिक तौर पर नागरिकों के आचरण को विनियमित रेगुलराइज करेगा और जिसे पॉजिटिव लॉ, निश्चयात्मक विधि, अधिनियमित विधि या हम लोगों की भाषा में कानून कहा जाएगा, वो कहां से आएगा, उसके बनने की प्रक्रिया क्या होगी, और अगर वो नेचुरल लॉ के द्वारा निर्धारित आदर्शात्मक तत्वों को अपने में शामिल नहीं करेगा तो प्रभाव क्या होगा, ठीक है ना। आचरण के उस तरीके को निर्धारित करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति निकाय का निर्माण कैसे होगा, वो प्रोसीजर क्या होगा, इन सब प्रैक्टिकल बातों पर वो विचार नहीं कर सके और विचार कर भी नहीं सकते थे। ऐसा नहीं उन विचारों ने मेहनत नहीं की, वो कर सकते थे और किया नहीं, वो कामचोर थे, ऐसी बात नहीं। कहते एक जिंदगी तो अनुभव में निकलती है, एक जिंदगी अनुभव में निकलती है, मीनिंग देयर बाय किसी भी विचार का, किसी भी वस्तु का एक आयाम आप एक जिंदगी में अनुभव कर सकते हैं, उस विचार या वस्तु के अनेकों आयाम होते हैं, उनमें तो सिर्फ एक अनुभव हो पाता है, वही हुआ। तो नेचुरलिस्टों ने कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन फिर भी जो मानवीय कमजोरियां हैं, मानव और ईश्वर, उसमें अंतर तो यही है, ईश्वर परफेक्शन का नाम है, वो जो कुछ करेगा वो परफेक्ट होगा, और जो कुछ परफेक्ट होता है वो क्या होता है, तो जिसे आप परफेक्ट होने की स्थिति का नाम देते हो वो हर दृष्टिकोण से ठीक होता है, तब आप कहते हैं ये परफेक्ट है। परफेक्शन की परिभाषा तो यही है। अगर हम आपसे कहें यू मस्ट डिफाइन द वर्ड परफेक्शन, देन व्हाट एवर विल यू से, ठीक है, वो क्या होगा कि जब कोई विचार अथवा वस्तु समग्र होती है, ठीक है, अर्थात उसमें उसके जितने पहलू हो सकते हैं, जितने डायमेंशंस हो सकते हैं, सबके आधार पर विचार किया गया होता है, तो उसे हम परफेक्ट चीज कहते हैं। और इस ढंग से सोच पाने का या इस ढंग से काम कर पाने का, ठीक है, जो काम करने की जो ताकत है, काम करने की जो शक्ति है, ये सिर्फ ईश्वर में है, ये मानवीय क्षमताओं के परे है। इसलिए कहते हैं ओनली गॉड कैन बी परफेक्ट, केवल ईश्वर है जो परफेक्शन के साथ काम कर सकता है। मानो तो गलतियों का पुतला है, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, और इसी आधार पर हम उसे मूर्ख और बुद्धिमान
इन श्रेणियों में विभाजित कर देंगे, ठीक है ना। और बुद्धिमानों में भी कई श्रेणियां हैं, एक चालाक की श्रेणी है और एक वाइज, एक क्लेवर है, एक वाइज है, ठीक है। क्लेवर भी वाइज है और वाइज भी वाइज क्लेवर नहीं होता। तो बुद्धिमत्ता जो अच्छी मानी है वो वाइजनेस को माना है, क्लेवरनेस को नहीं। अंतर कहां है? क्लेवर अपने हित में सोचता है, वाइज दुनिया के हित में सोचता है। हमने कहा था आपसे एक बार चर्चा करते हुए कि योगी कोई अलग नहीं होता, ये साधु कोई अलग नहीं होता, वो भी आप ही के समान खाना खाएगा, वो भी आप ही के समान सोएगा, आप ही जैसा दिखेगा, सोचने के तरीके में फर्क होगा, ठीक है। सोचने का तरीका क्या है? घोषित किया कि परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, और आपने नीचता के लिए, ठीक है, शरीर रखा है। यही फर्क है, ठीक है ना। और अगर आप बड़े भी हो गए तो भी आपके ऊपर वो दोहा लिखा गया कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, ठीक है। यानी अपने ही लिए जिए तो क्या जिए, ठीक है। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो एक सीधी बात है कि परफेक्शन मानव में नहीं मिल सकता, तो परफेक्शन नेचुरलिस्टों में मिला भी नहीं। उन्होंने कानून के एक डायमेंशन पर सोचा, लेकिन कानून का एक और डायमेंशन है, ठीक है। उन्होंने जिसे कानून माना वो कानून की अंतर वस्तु है, वो कानून का फेस है, लेकिन कानून जो दिखेगा तथ्य के तौर पर, कानून जो महसूस होगा समाज में, उसके बारे में वे चिंतन नहीं कर पाए, और उसके बारे में प्रमाणवादियों ने चिंतन किया। इसलिए ना तो प्रमाणवादी नीच हैं और ना नेचुरलिस्ट उच्च हैं, दोनों बातें नहीं है। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, आप जब पढ़ना शुरू करते तो सबसे पहले, हम भी जब एलएलबी में थे मेरे मन में भी यही भाव आता था। एक और नेचुरलिस्ट पढ़ते थे, दूसरी ओर एनालिटिकल पढ़ते थे। हालांकि झूठ हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, एलएलबी में तो ये समझे में नहीं आता था, ठीक है। तो ये गलत है हमारा कहना, लेकिन फैशन के नाते हमने ये कह दिया कि एलएलबी में जो पढ़ते थे, एलएलबी में जो पढ़ते तो कुछ नहीं आता था, और तब तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से हवा, ठीक है, हवा हवा हो जाता था, सारा विषय कुछ समझ में ही नहीं आता था। जब एलएलएम में आए तब कुछ कुछ आना शुरू हुआ, और जब एलएलएम पास हो गए तब जाकर के ज्यूरिस्प्रूडेंस समझ में आए। तो खुद ही आप समझ लें कि विधिक शिक्षा की क्या स्थिति है। एलएलबी में समझ में ही नहीं आया तो हम पास हो गए एलएलबी, ठीक है। एलएलएम में कुछ कुछ समझ में आया तो एलएलएम पास हो गए, ठीक है। और विषय समझ में आया एलएलबी एलएलएम के बाद। तो आप विधिक शिक्षा की स्थिति, इसका आकलन इसमें से कर लें कि आकलन कहां है। यानी ठीक से अगर कॉपी चेक कर दी जाए तो एक पास नहीं होगा, ठीक है। एक भी पास हो जाए तो बताना। पूछते खेत की है, लिखते खलियान की हो, पूछा कुछ जाता है, लिखते कुछ हो, और फिर भी पास हो। उसके बाद आंदोलन करते हो कि मेरी कॉपी गलत चेक हो गई। हम भी मानते कॉपी गलत चेक हो गई, लेकिन आपका दृष्टिकोण अलग है, मेरा अलग है। जिस दिन कॉपी ठीक से चेक हो गई उस दिन तो 0 मिलेगा, जिस दिन कॉपी ठीक से चेक हो गई, ठीक है। और जो विभिन्न कंपटीशंस आप सुनते हैं उनमें क्या कुछ और होता है? उनमें भी तो यही होता है, यही पूछा जाता है, यही लिखना है, सवाल भी यही होता, उत्तर भी यही होता। तो जो एलएलबी में लिख के पास हो गए वहां लिख के पास क्यों नहीं हो जाते? इसका मतलब कुछ अंतर है, इसका मतलब एलएलबी में ठीक नहीं लिखा, इसका मतलब वहां ठीक ही लिखना पड़ता है।
तो एलएलबी, ये जब भी हमने जुरिस्प्रूडेंस को समझा था तो हमारे मन में भी ऐसे ही विचार उठते थे कि शायद एनालिटिकल कुछ दुष्ट किस्म के लोग हैं, ये सारे आदर्शात्मक तत्वों को अलग कर देना चाहते हैं। ये कहते हैं इससे क्या मतलब, विधि जो है वो विधि जो होनी चाहिए। हम सेंसोरियल जुरिस्प्रूडेंस को क्यों पढ़ें, हम तो एक्सपोजिटोरल जुरिस्प्रूडेंस, व्याख्यात्मक विधि शास्त्र को पढ़ेंगे। ठीक है, वे नीच नहीं है, उनका भी उपयोग उतना ही है। ठीक है, विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितना नेचुरलिस्टों का है। आपका चेहरा ही आप नहीं हो, चेहरा बहुत सुंदर हो, हाथ पैर हो ही ना, तो आप क्या कर लोगे ये बताओ। ठीक है, हाथ पैर होने चाहिए, और हाथ पैर हो, नाखून ना हो, तो जब कोई आक्रमण करेगा तो कर क्या लोगे ये बताओ। सब कुछ तभी अच्छा लगता है जब सब कुछ है, जब सब कुछ है, और सब कुछ कानून में तभी आएगा जब हम सारे विचारकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हम आपको इंपॉर्टेंस बता रहे हैं सारे स्कूलों का, सारे स्कूलों के अध्ययन का महत्व तो क्या है, क्यों पढ़े हम सारे स्कूल। ठीक है, एक क्यों ना पढ़े, तो सारे स्कूलों के पढ़ने का जो महत्व है वही इसी में है कि अगर नेचुरलिस्ट विधि की आत्मा की बात करेंगे, विधि के चेहरे की बात करेंगे, तो एनालिटिकल और हिस्टोरिकल स्कूल के लोग, क्योंकि कानून वो भी है जो पहले से चलता चला आया और जिसकी प्राधिकारिक घोषणा कर दी गई, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट का हमने उदाहरण दिया। तो कानून के जो हाथ पैर निर्मित होते हैं वो हिस्टोरिकल और एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, इसके बाद भी रोज आदमी की जरूरतें पैदा होती हैं, और अगर कानून जरूरतों की पूर्ति करने वाला नहीं होगा तो जो गैर जरूरी है, वैज्ञानिक सिद्धांत ये प्रतिपादित करते हैं कि कुछ भी गैर जरूरी सतत नहीं रहेगा, कंटिन्यू नहीं रहेगा। उत्परिवर्तन की प्रक्रिया, म्यूटेशन की प्रक्रिया ये हमेशा चलती रहती है, और जो कुछ गैर जरूरी है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो कानून को उपयोगी बना रहना होगा, और कानून उपयोगी बना रहे इसका चिंतन सोशलॉजिकल स्कूल के लोग करते हैं। ठीक है ना, और अगर गलत बातों के प्रति रिएक्शन नहीं होगा तो गलत चेक नहीं होगा कभी जीवन में, और गलत को ठीक करने की मांग कभी नहीं उठेगी। इसलिए शक्ति संपन्न लोग अगर अपने शक्ति का अतिक्रमण करें तो शक्ति के अतिक्रमण को पहचाना जाना चाहिए, और शक्ति के अतिक्रमण के बारे में बोला भी जाना चाहिए। अगर आप शक्ति के अतिक्रमण को पहचानेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या, और सिर्फ पहचानेंगे बोलेंगे नहीं तो भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, रियलिस्टिक। विसंशय में है कि जो कानून बताया जा रहा है यह है भी, ठीक है, जो कानून बताया जा रहा हो सकता है ये हो ही ना। ठीक है, बल्कि ये जो बता रहे हैं वो कानून हो। ठीक है, ये मनमानी व्याख्या कानून की कर रहे हैं। ठीक है, जो एपिसोड चल रहा है उस पर बात करते हैं, जो ये कहा गया कि नेम प्लेट्स लगाई जाएंगी, ठीक है, होटलों ढाबों, इनकी व्याख्या भी, इस आदेश की व्याख्या भी दो तरह से संभव है। एक, इसमें गलत क्या है, कानून जो मना करता है उसे छोड़कर सब कुछ करने का हक यह है।
ठीक है, कानून ये हक देता है कंज्यूमर को कि वो जिस उत्पाद को ले रहा है उस उत्पाद के बारे में तो सारी जानकारियां होनी चाहिए। उसको मैन्युफैक्चर किसने किया, उसके बाद वो लेता है तो ले, लेकिन जानकारी एक एक उसे होनी चाहिए। और जब एड विज्ञापन को अनुच्छेद 19(1)(a) आपने पढ़ा था, टाटा एलोपैथी, हमदर्द दवाखाना, एक केस ये पढ़ा था, फिर टाटा एलोपैथी ये पढ़ा था। तो हमदर्द दवाखाना में ये माना था कि विज्ञापन अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि दैट इज पब्लिश्ड जस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है ना, वो प्रकाशित हुआ है केवल और केवल आपकी जो व्यवसाय है, आपका जो व्यापार है, उसके प्रमोशन के लिए। लेकिन टाटा एलोपैथी में कहा नो, एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, दैट लिबर्टी विच इज गिवन टू यू अंडर आर्टिकल 19(1)(a) and which is known by us as a freedom of speech and expression। क्यों उन्होंने कहा था? क्योंकि विज्ञापन उत्पाद की जो विशेषताएं हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचाता है, और कंज्यूमर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन उस प्रोडक्ट के बारे में लेने के लिए समर्थ हो जाता है कि वो उस प्रोडक्ट को ले या ना ले। तो सेम बात तो यहां भी लागू हो जाती है। ठीक है, अब एक और तर्क कि क्या ये डिसीजन, क्योंकि whatever is against the constitution that will not run in the territory of India, whether that is an executive order or a legislative act, चाहे वो कानून बनाया गया है और चाहे वो कार्यपालिकी आदेश है, कुछ भी हो, अगर वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो जुडिशियल रिव्यू इस प्रक्रिया के द्वारा उसे रोक दिया जाएगा। यही तो स्थिति है। तो सवाल यह है कि आप कहते हैं सेकुलरिज्म के खिलाफ है, कैसे है? क्योंकि सेकुलरिज्म डिफाइंड है, सर्वधर्म संभाव, ठीक है ना। तो इसमें किसी के ये तो कहा नहीं कि हिंदू नहीं लगाएंगे मुसलमान लगाएंगे, या मुसलमान नहीं लगाएंगे हिंदू लगाएंगे, तो कुछ कहा नहीं, सब लगाएंगे, ये कहा। तो सर्वधर्म संभाव। अब एक और व्यू, ठीक है, अब देखिए ये व्यू आया जो विधिसम्मत ठहरा देता है इस आदेश को। अब दूसरा व्यू लीजिए, और दूसरा व्यू ये है कि काम के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव का आकलन किया जाएगा। आखिर काम का कोई काम हो रहा है तो उसका प्रभाव तो हर तरफ जाएगा, ठीक है। तो हमें व्यवस्था के नियामक के तौर पर यह देखना पड़ेगा कि आप जो कुछ करने वाले हैं उसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो कुछ हो रहा है, ठीक है, वो भी संविधान सम्मत होना चाहिए। और जो अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है, ठीक है ना, यदि वो असंवैधानिक है तो भी उसे रोका जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसका काउंटर आर्गुमेंट कि जो कुछ हो सकता है उसके आधार पर व्यवस्था तो नहीं चलेगी, ठीक है, जो कुछ होगा उसके आधार पर। अब दीज आर द आर्गुमेंट्स, ठीक है, और सारे आर्गुमेंट उतने ही सशक्त हैं। अब इनमें डिसाइड करना है। तो रियलिस्टिक कहते हैं, और ये सारे कानून इन्हीं के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। ये सारे कानून हमने तो बताया नहीं, टाटा एलोपैथी भी नहीं डिसाइड किया, हमदर्द दवाखाना भी नहीं डिसाइड किया, और एसआर बम्बई जिसमें इन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो भी इन्होंने डिसाइड किया। और सेकुलरिज्म क्या है
ये इन्होंने जिन मुकदमों में बताया वो भी इन्होंने ही डिसाइड किया, हमने कुछ नहीं किया है। अब ये क्या कहेंगे, सब अनिश्चित। इस बार ये क्या कहेंगे, अभी सब अनिश्चित है। तो रियलिस्टिक इस बात को पहचानते हैं और इस पर प्रतिक्रिया देते हैं कि ये जो न्याय कानून आप बता रहे हो ये कानून नहीं है, कानून नहीं है। ऐसा वो अधिकार पूर्वक नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है वे संशयवादी हैं, वो कंफ्यूजन में है, उन्हें कंफ्यूजन होता रहता है कि ये है भी या नहीं है, क्योंकि ये तो जो चाहते हैं सो कहने लगते हैं, इसलिए कुछ नहीं कानून, ठीक है। तो और चूंकि प्रतिक्रिया, जैसे आप लोग कहते हो कि कुछ नहीं है, इनफैक्ट ऐसा है, आप भी तो कई बार रिएक्शन में ये कहते हो कि नहीं जो तुम बता रहे हो बेवकूफ बना रहे हो, इनफैक्ट तो ये है, तो उस समय आप रिएक्शन में होते हो। तो रियलिस्टिक इनफैक्ट प्रतिक्रियावादी हैं और कंफ्यूजन में जीने वाले लोग, ठीक है। तो सारे विचारकों का अपना ही महत्व है और आपका चिंतन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ समग्र तब होता है जब आप सारे विचारकों को पढ़ते हैं। जब तक सारे विचारकों को आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई मसला हल नहीं होना। तो आपका नेचुरलिस्टों ने जो कुछ बनाया, जो कुछ बताया, वो कानून का चेहरा है, कानून का फेस है। अब हम लोग एनालिटिकलों की बात करेंगे और एनालिटिकलों की कुछ अपनी ही विशेषताएं हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा कोई भी विचारक किसी भी विचार का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसी को किसी ढंग के विचारक के तौर पर वर्णित कर देने से नहीं मान लिया जाएगा। आप क्या हो, ये आपके आधार पर निर्धारित होगा, आपके कामों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि आखिर आप क्या हो। कोई बता देगा कि आप ये हो, नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही एनालिटिकल कौन है, किनको हम एनालिटिकल के तौर पर निर्धारित करें, तो 5 चीजें मानी गई हैं कि ये 5 चीजें जिन विचारकों में हैं उन सारे विचारकों को प्रमाणवादी विचारक या विश्लेषणात्मक विचारधारा के विचारक ये मानना ठीक होगा। इन विचारकों में नाम किसका लिया था? बेंथम, ऑस्टेन, हालैंड, सामंड, ग्रे, ठीक है, केल्सन, हार्ट। लेकिन इन्हें क्यों माने हम ऐसा? आप कह देंगे हम नहीं मान लेंगे। तो इनकी जो अध्ययन पद्धति है उसका विश्लेषण करके कुछ सामान्य मान्यताएं निकाली गई हैं। जो सामान्य मान्यताएं हैं इन लोगों को एक नेचर का विचारक बना देती हैं और इसलिए इन सारे लोगों को प्रमाणवादी कहा जाता है। तो जो प्रमाणवादियों का हम एक सामान्य अध्ययन करते हैं तो कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। एक, ये लोग विधियों को मानव निर्मित मानते हैं। दूसरा, ये लोग ये चाहते हैं कि विधि जो है और विधि जो होनी चाहिए दोनों बातें अलग अलग हैं। और लायर की परिभाषा में आने वाले लोगों के लिए विधि जो है इसका अध्ययन उपयोगी है। और तीसरी बात जो इन लोगों की मान्यता है वो ये कि विधि का अध्ययन एक महत्वपूर्ण काम है, इसलिए इस अध्ययन को, क्योंकि आप बहुत सारे काम एक साथ करेंगे तो
सारे काम कुछ कुछ होंगे, परफेक्शन के साथ एक भी नहीं होगा। क्योंकि विधि का अध्ययन एक महत्वपूर्ण काम है, इसलिए इसे परफेक्शन के साथ किया जाना चाहिए। और विधि ये किसे कहना है? आचरण का वह तरीका जो व्यवहारिक तौर पर लोगों के आचरण को विनियमित करेगा। नेचुरल स्कूल के लोग आचरण के इस तरीके को, ठीक है, विधि नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विधि तो वो है जो प्राकृतिक विधि है, ठीक है। आचरण के इस तरीके को ये लोग, और इसे ये नाम दे रहे पॉजिटिव लॉ, राज्य की विधि, सकारात्मक विधि, अधिनियमित विधि, ये नाम, यही नाम नेचुरलिस्ट भी दे रहे थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि आचरण के इस तरीके का अध्ययन अपने में एक महत्वपूर्ण काम है, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण काम है, इसलिए इस काम को अकेले किया जाना चाहिए। इस काम का अध्ययन इस रूप में नहीं करना चाहिए कि यह नीति शास्त्र के सिद्धांतों के अनुकूल है या नहीं है, राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों के अनुकूल है या नहीं है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुकूल है या नहीं। हालांकि ये सारी चीजें उन लोगों पर प्रभाव डालेंगी जिन लोगों को आचरण के इस तरीके का निर्धारण करना है, यानी लेजिस्लेटर्स, यानी जजेस, वो एथिक्स से प्रभावित होंगे। लेकिन आचरण का जो तरीका निर्मित होकर आएगा, उसका अध्ययन, वो कैसे आया, कहां से आया, उसे आचरण के तरीके के रूप में लोग मान्य क्यों कर रहे हैं, उसके अनुसार आचरण क्यों कर रहे हैं, यानी ला कैसे बनता है, ठीक है ना, उसकी विधि मान्यता उसमें कहां से आती है, उसे लोग वैध क्यों मानते हैं, उसके मुताबिक आचरण क्यों करते हैं। इन चीजों का अध्ययन अपने में एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसलिए इन सभी बातों से दूर रहकर विधि जो है उसका अध्ययन करना चाहिए। ये इन लोगों की बेसिक मान्यता, चौथी बेसिक मान्यता इन लोगों की यह है कि आचरण के इस नियम का अध्ययन हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि न्यायिक निर्णयों और प्रशासनिक निर्णयों, यानी ट्रिब्यूनल्स के निर्णयों के लिए यह आधार सामग्री उपलब्ध कराता है। यानी इन्हीं के आधार पर जुडिशियल डिसीजंस होंगे और इन्हीं के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होंगे। तो वी मस्ट नो द ग्राउंड्स on which the administrative and judicial decisions will be based। हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। पांचवी चीज जो ये सारे के सारे विचारक मानते हैं कि जो न्यायिक निर्णय है, जो जुडिशियल डिसीजन है, वो चूंकि उपरोक्त नियमों के मुताबिक आने के कारण दलील यानी एविडेंस, यानी सबूत, इससे साबित किया जा सकता है। पूछो इन्हें सजा क्यों मिली? इसलिए क्योंकि इन्होंने आईपीसी में परिभाषित अपराध किया है, ठीक है। युक्तिपरक निर्णय, रीजन्ड डिसीजन, सबूत, साक्ष्य, दलील, इससे साबित किए जा सकते हैं कि वे ठीक हैं। नैतिक निर्णयों के साथ ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। इसलिए भी आचरण के इस तरीके का अध्ययन हमें करना चाहिए। ये कुछ बेसिक मान्यताएं हैं, ये जिस विचारक की होंगी, जिस भी विचारक की होंगी, वो एनालिटिकल माना जाएगा। और ये विशेषताएं आपको हार्ट में भी दिखेंगी, ये विशेषताएं आपको केल्सन में भी दिखेंगी, ये विशेषताएं आपको बेंथम और ऑस्टिन में भी दिखेंगी, ये विशेषताएं आपको सामंड, ग्रे और हॉलैंड, इनमें भी दिखेंगी, ये सारों में दिखेंगी। और इनकी अध्ययन की जो पद्धति है, इनका जो अध्ययन है, उसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। और वे विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सेप्ट बेन केल्सन अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते, सारे नहीं मानते।
केवल केल्सन है जो अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि मानेंगे, बाकी कोई नहीं। इन सारों के लिए स्टैट्यूट यानी संविधि ये कानून का सर्वोत्कृष्ट रूप है, और इनमें से सबका दर्शन उपयोगितावादी है, सबका है। हालांकि केल्सन ने उससे दूर रहने का प्रयास किया है, इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को नाम दिया शुद्ध विधि का। कैसे है क्या है देखेंगे, लेकिन केल्सन को भी जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो उपयोगितावादी हैं। क्यों? इसलिए केल्सन उस युग में आए जब लिखित संविधानों का युग चल रहा था, उस युग में आए केल्सन, और केल्सन को यह बात प्रमाणित करनी थी कि देश की जो विधि व्यवस्था है वो संविधान से विधिमान्य क्यों होनी चाहिए। ठीक है ना? कोई विचारक जिस काल में आता है और जिस लिए उसने अध्ययन किया, उसके अध्ययन का उसका दृष्टिकोण उसी के हिसाब से तो निर्धारित करेंगे। तो केल्सन कहते जरूर है कि हमने उपयोगितावादी दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं किया, लेकिन वे भी उपयोगितावादी ही दिखते हैं, क्योंकि हार्ट और केल्सन लिखित संविधानों के युग में प्रमाणवाद की बात करने वाले लोग हैं। बेंथम और ऑस्टिन 19वीं शताब्दी में है, और वो कोडिफिकेशन, ठीक है, उस समय चल रहा था, क्योंकि उससे पहले इंग्लैंड में कॉमन लॉ ये चल रहा था। ठीक है, तो वो उस युग में आए जब इंग्लैंड में विधियों का संहिताकरण हुआ। तो संहिताकरण जब करेंगे विधि का, आज भी विधि को समेकित करने के लिए अधिनियम ऐसे लाते हैं, तो इसका मतलब विधि उससे पहले भी अस्तित्व में है। ऐसा थोड़ी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट तब अस्तित्व में है, वो जब इंडियन एविडेंस एक्ट अस्तित्व में आया तभी साक्ष्य से संबंधित नियम बने। ऐसा थोड़ी है, साक्ष्य से संबंधित नियम तो हमेशा चले आए। ठीक है ना? तो कोडिफिकेशन के युग में ऑस्टिन और बेंथम, इसलिए कोडिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस कानून को कानून माना जाए, ठीक है, ये उन्हें निर्धारित करना था, इसलिए उन्होंने संप्रभु के समादेश की बात की है। ठीक है, तो आपको दर्शन उपयोगितावादी सबसे अच्छा जो मॉडल है कानून का वो संविधि है, ऐसा ये लोग मानते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि के संबंध में केल्सन को छोड़कर सबकी मान्यता ये कि ये कानून है ही नहीं, और इन सब ने उन्नत विधिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है, उन्नत, और ये सभी विधियों को मानव निर्मित ये मानते हैं। ये इनकी अध्ययन की पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं, और ये इनके अध्ययन की कुछ विशेषताएं हैं। ये अध्ययन की पद्धति और अध्ययन की ये विशेषताएं जिसमें पाली जाएंगी वे सब प्रमाणवादी कहलाएंगे। ठीक है, शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे। बड़ी मुश्किलों तो हम वापस ला पाए अपना सब, बड़ा झंझट